नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मल्होत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। आज दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन के जरिए साझा करेंगे। देखिए, हिमाचल में पॉलिटिकल घटनाक्रम जो है वो चल रहा है और अब चुनाव की घोषणा के कारण अब जो सारी चीज़ें हैं वो चुनावी प्रक्रिया की तरफ को जा रही हैं। लेकिन आज जो एक महत्वपूर्ण दिन था वो इसलिए था कि पिछले कल चंडीगढ़ में जो बैठक हुई थी कांग्रेस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो ये इसको आप पहली बैठक मान सकते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की, जो बीच में कांग्रेस के विधायक दल में जब एक बगावत हो गई थी तो उसको फर्दर कोई डैमेज ना हो उसके कारण जब ऑब्जर्वर आए थे तो पार्टी ने फैसला किया था कि सरकार और संगठन के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए कमेटी एक बनाई जाएगी, वो बना दी। बनाने के बाद इसकी पहली बैठक कल हुई। उसमें कुछ फैसले लिए गए थे। उन फैसलों को लेने के बाद मुख्यमंत्री हैदराबाद चले गए हैं और तिरुपति जाने का भी उनका कार्यक्रम है। और तिरुपति के बाद फिर जो अगली अपडेट है वो वापस आने के बाद जो चीज़ें चलेंगी वो अलग से होंगी। लेकिन आज जो कांग्रेस से जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया विधायकों को, बाद में बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी का टिकट लेके आ गए, ऐसी जगहों पर 4 जगहों पर रैलियां थी और 2 इसमें इंडिपेंडेंट भी हैं, तो टोटल 6 जगहों पर ये रैलियां थी। और इस कार्यक्रम को इस जो पूरे एक तरह से इस हलचल पर लोगों की नजर थी कि कहाँ क्या होता है। बड़ी सारी जगह चीजें जो हुई हैं, जनसभाएं भी हुई हैं और सुधीर शर्मा धर्मशाला के जोरावर मैदान की जो जनसभा थी उसमें रोए भी। और ये रोने का क्रम लगातार चल रहा है हिमाचल के जो राजनेता हैं आजकल के जो दौर बना हुआ है उसमें, और उसमें आज का नाम सुधीर शर्मा का था। लेकिन ये जो बागी हैं जो अब बीजेपी का टिकट लेके लोगों के जो एक तरह से चुनाव मैदान में उतरे हैं, उस जो बगावत के जो राज हैं, कारण क्या थे, वो अलग अलग अब सामने आ रहे हैं। आज राजेंद्र राणा ने भी अपना रीजन बताया, सुधीर शर्मा ने भी अपना रीजन बताया, चैतन्य शर्मा ने भी अपना रीजन बताया और इंद्रदत्त रखनपाल ने भी बताया लोगों के बीच में आके। अब ये पूरा मामला आगे इस पे नजर रखने की इसलिए जरूरत है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पक्ष की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से जो कही गई बात कि इन्होंने पार्टी से दगा किया वो चल रहा था। पूरे इन चुनाव क्षेत्रों में घूम घूम के चीफ मिनिस्टर इस बारे में कह रहे थे, पार्टी के जो बाकी नेता हैं वो भी कह रहे थे कि इन्होंने पार्टी से दगाबाजी की है। अब इनकी बारी है, ये लोगों के बीच जाके ये बता रहे हैं कि उन्होंने किस हालात में ये किया और ये करना क्यों जरूरी था। आज हम आपको 3-4 जगह पे जो कारण बताए गए हैं उनको भी एक एक करके टच करेंगे। लेकिन इसके साथ और भी बड़ी सारी जो अपडेट आज की है जिसको लेकर अभी हम बाकी चीज़ों को लेकर भी एक एक करके बात करेंगे। इसमें अगली जो बात है, जो पॉलिटिकल सेटअप में चीज़ें चल रही हैं उसके मुताबिक ये जो लोग जो निर्दलीय हैं अब उनका क्या होगा, क्योंकि आज गवर्नर हाउस ने भी अपनी बात बीच में बताई है, अपनी बात रखी है कि राजभवन का रोल क्या है निर्दलीयों के मामले में, और निर्दलीय जैसे बीच में कैसे अटक गए हैं उनको लेकर जो अब चुनाव है वो होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला रहने वाला है। इनके साथ जो पॉलिटिकल बाकी चीज़ है वो है कि जो अभी तक कल जो कांग्रेस की मीटिंग में फैसला हुआ उसके बाद आज प्रतिभा सिंह ने क्या कहा। कंगना रनौत कल आ रही हैं, उसके बाद का जो राजनीतिक माहौल है वो एक अलग दिशा में जाएगा, क्योंकि कोई सेलिब्रिटी जब चुनाव लड़ने आता है तो उसके साथ जो मीडिया हाइप है वो भी अलग सी होती है। और जो कंगना के साथ जो पहले के उनके बयानों के या जो बाकी विवाद जुड़े हुए हैं उनको देखते हुए ये हिमाचल की जो पॉलिटिक्स है उनके लिए भी, हिमाचल की बीजेपी के लिए भी और हिमाचल के मीडिया के लिए भी एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है इस चुनाव में, और इसके लिए भी सबको तैयार रहना है। इन सारी चीज़ों के बीच में एक कोर्स, नॉर्मल कोर्स में चीज़ें चलती हैं जो सरकार की वर्किंग से रिलेटेड मामले हैं, चाहे वो कर्मचारियों के हैं, चाहे बेरोजगारों के हैं, चाहे रोजगार के हैं, उनको लेकर भी हम लगातार आपको अपडेट करते हैं। सीनियरिटी का जो एक मामला है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस से रिलेटेड 2 तरह के मामले महत्वपूर्ण है, एक शीला देवी वाला आयुर्वेद वाला और एक ताज मोहम्मद वाला सिविल सप्लाई वाला। इसमें से एक जो जजमेंट है उसको लागू करने की बात आगे बढ़ी है। आज आपने दिव्य हिमाचल में खबर भी देखी होगी और आज हम इसको लेकर थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करेंगे कि किस तरह से जो पेंशन का केस है वो जो है वो इंपॉर्टेंट आगे होने वाला है और किन लोगों को नई पेंशन अब मिलने वाली है, जिसको आप ओपीएस कह सकते हैं। साथ में एरियर 6% ब्याज के साथ देने की नौबत सरकार के लिए क्यों अब आने का खतरा है उसकी भी बात करेंगे। टीजीटी की फाइल चली गई है, इसकी भी आज आपको
अपडेट देंगे कि कब ये चीजें आगे बढ़ेंगी, खासकर बैच वाइज वाली। और जो बाकी मामले हैं रेवेन्यू कोर्ट को लेकर एक फैसला सरकार ने आज किया है उसकी बात करेंगे। कंज्यूमर फोरम कैसे मजाक हिमाचल में बन गया है वो बताएंगे। और जो मौसम का अलर्ट है वो क्या है। देखिए सबसे पहले शुरुआत मौसम से, और इसकी जरूरत इसलिए है कि आज कुछ जिलों में आज से जो अलर्ट है वो इफेक्टिवली हो गया है 31 मार्च तक। और किन्नौर के जो डीसी हैं उन्होंने बाकायदा ये वीडियो बयान जारी किया है कि जो किन्नौर के डीसी हैं उन्होंने कि जो अगर आप अपनी यात्रा को टाल सकते हैं तो किन्नौर जिला के लिए या किन्नौर जिला से बाहर के लिए अपनी यात्रा को टाल दें 31 मार्च तक, क्योंकि यहाँ जो ग्लेशियर आने का खतरा भी है, जो पहाड़ से शूटिंग स्टोन आते हैं उनका भी रिस्क है, क्योंकि मौसम उस तरह से खराब है। किन्नौर के पहाड़ कच्चे पहाड़ माने जाते हैं, इसलिए ये रिस्क उसमें बढ़ जाता है। लेकिन बाकी और जिलों में भी, कुल्लू, मंडी, इवन बहुत सारे जिलों में इसके लिए ऑलरेडी अलर्ट इशू हुआ है। ये मौसम का इफेक्ट क्या सिर्फ एक तरह से इरेटिक जो रेन्स हैं उसकी तरह का होगा, या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है, इसका इफेक्ट अभी देखने को आगे मिलेगा। अगली बात करें अगर हम कंज्यूमर फोरम की, कि वो कंज्यूमर फोरम मजाक कैसे बना है, तो देखिए हाई कोर्ट में एक केस था, उसके बाद हिमाचल हाई कोर्ट ने जो राज्य का कंज्यूमर फोरम है उसके सदस्यों को जो घंडल में यहाँ शिमला में न्यायिक अकादमी है वहां पे पहले ट्रेनिंग पर भेजने के आदेश जारी किए हैं। और इसमें ट्रेनिंग तक जो फोरम के जो सभी मामले हैं वो सक्षम अधिकारी को कहा गया है कि इनको तुरंत फोरम के समक्ष जितने भी पेंडिंग मामले हैं इनको वापस ले लिया जाए, और इनको जब पहले ट्रेनिंग दे दी जाएगी उसके बाद दोबारा इनके पास सामने इन मामलों को लगाया जाए। वजह यह बनी कि जो तथ्य दिए गए 17 अक्टूबर 2022 को उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने एक प्रार्थी की शिकायत को यह कहकर खारिज कर दिया कि यह कंज्यूमर ग्रीवेंसेज रिडेस्ट्रल फोरम एंड ओबर्ट्समैन रेगुलेशन 2013 के रेगुलेशन 19A के तहत फोरम के समक्ष मेरिट पर सुनने योग्य नहीं है। इसके खिलाफ जब मैसर्ज वर्धमान इस्पात उद्योग ने शिकायत दायर की, जिसे कि स्वीकार करते हुए फोरम द्वारा 17 अक्टूबर 2022 को पारित आदेशों में रद्द कर दिया गया, ओबर्ट्समैन ने मामले को फोरम को वापस भेजा और आदेश दिए कि मेरिट के आधार पर शिकायत पर फैसला करें। लेकिन फोरम ने दोबारा से वही तर्क देते हुए इसको कहा कि मेरिट पर सुनने योग्य नहीं है। इसी के आधार पर फिर हिमाचल हाई कोर्ट को यह स्टेप लेना पड़ा कि ये दायित्व से भागने की बात है और फोरम को पता ही नहीं है कि उनका दायित्व क्या है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक अपडेट थी, इसलिए हमने आपके साथ इसको साझा किया। अब बात करते हैं रेवेन्यू कोर्ट के फैसले को लेकर। देखिए विभिन्न न्यायालयों से और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पहले दे रखा था, उनको देखते हुए हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव को रेवेन्यू कोर्ट्स की वर्किंग को लेकर एक नया ऑर्डर जारी करना पड़ा है। और ये ऑर्डर क्यों जारी करना पड़ा यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऑर्डर इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि कुलदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी में एक डिसीजन आया था जिसमें यह था कि रेवेन्यू कोर्ट का जो डिस्पोजल सिस्टम है वो ठीक नहीं है, और कई तरह के बहाने बनाकर रेवेन्यू कोर्ट्स के जो मामले हैं उनको डिले किया जा रहा है। अब चीफ सेक्रेटरी ने एक इंस्ट्रक्शन की है सभी डिविजनल कमिश्नर को, फाइनेंशियल कमिश्नर अपील को, सेटलमेंट ऑफिसर्स को, डीसीज को, एसडीएम्स को, तहसीलदार, नायब तहसीलदार को, कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं वो इंश्योर करेंगी जो प्रोविजन है एचपी लैंड रिकॉर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2023 जो पिछले साल ही अमेंड किया गया था, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर की जिम्मेदारी फिक्स की गई है, उसके मुताबिक चलें। दूसरा ये किया गया है कि जो रेवेन्यू कोर्ट का मामला है वो अन्य तरह का जो एडमिनिस्ट्रेटिव असाइनमेंट्स हैं उसकी वजह से रेवेन्यू कोर्ट इफेक्ट नहीं होंगे। और तीसरा जो है जो केसेस हैं ये रेगुलरली और एटलीस्ट एक हफ्ते में 3 बार मतलब कोर्ट लगाना पड़ेगा और एडजर्नमेंट से बचना होगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है कि इंस्ट्रक्शन ये कर दी गई है कि रेवेन्यू कोर्ट जहां पर जमाबंदी, पार्टीशन, डिमार्केशन, म्यूटेशन और करेक्शन इत्यादि के केसेस होते हैं वहां पर अब सुनवाई जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी शुरू की जाए, जैसा कि अब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हो रही है। और इसी तरह से ये सारी सुनवाई जो है वो अब इसमें भी जो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं उनमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाए। ये बहुत बड़ा बदलाव एक होने वाला है। अब बात करते हैं लोन की। देखिए लोन की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कल सरकार ने इस महीने तीसरा लोन लिया है। पहले 1100 करोड़ का लिया फर्स्ट वीक में मार्च के, फिर 20 मार्च को दोबारा नोटिफाई किया 672 करोड़, और 1000 करोड़ पिछले कल नोटिफाई कर दिया जो 3 अप्रैल को ट्रेजरी में आएगा।
इस सारी राशि को मिला दें तो इस बार 9,072 करोड़ का टोटल लोनिंग हो गई है। और इस लोनिंग को लेकर ये जो लास्ट वाला 1,000 करोड़ है, क्योंकि भारत सरकार से परमिशन बहुत लेट मिली 31 मार्च को जो ईयर एंड है उसमें, तो इसीलिए अब लेना पड़ा। लेकिन इस लोन को लेने का मतलब ये है कि आप ये देख सकते हैं कि अप्रैल की जो सैलरी और बाकी जो खर्चे हैं उनका भी इंतजाम हो गया, अब मई की चिंता करनी है। और राहत की बात इसमें यह है कि नए फाइनेंशियल ईयर का जो ऑथराइजेशन है लोन की, वो मई मंथ में आती है जनरली। तो अप्रैल में लाने इस ऑथराइजेशन को देने के लिए भारत सरकार को राज्य सरकार ने चिट्ठी लिखी हुई थी कि वो हमें जल्दी इसकी ऑथराइजेशन दे दें, क्योंकि अदरवाइज ऑथराइजेशन ना मिलती तो फिर जो अप्रैल की सैलरी है उसमें दिक्कत आ सकती थी। इसीलिए ये मार्च में एक एक्स्ट्रा एफर्ट किया गया, भारत सरकार ने परमिशन दे दी और उसके बाद फिर ये 1,000 करोड़ का लोन ले लिया गया, जो इस महीने तीसरा है। आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पे आपत्ति जताई है और ये भी कहा है कि एक तरफ सरकार कह रही है कि संसाधन बढ़ा दिए हमने, और दूसरी तरफ 3-3 बार एक महीने में लोन लिया जा रहा है, और ये भी कह दिया कि ये जो इसकी परमिशन ही नहीं थी तो कैसे ले लिया। हालांकि परमिशन वाली जो चीज है वो हालांकि उतनी सही इसमें नहीं लग रही, क्योंकि परमिशन आ गई थी, उसके बाद ही लास्ट मिनट पे ये लोन लेना पड़ा। तो ये हो गई लोन की बात। अब बात करते हैं इसके बाद आगे, और वो है तिरुपति जो मुख्यमंत्री गए हैं। कल चंडीगढ़ में बैठक थी देखिए, और उसके बाद सीएम आज हैदराबाद चले गए हैं। आज और कल 30 तारीख को वो दर्शन करेंगे तिरुपति में। तिरुपति बालाजी जी के दर्शन के बाद फिर 31 को उनके वापस आने का कार्यक्रम है। शिमला 1 अप्रैल को आएंगे या 31 को आएंगे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन वापसी होगी। और उसके बाद फिर 1 अप्रैल से, जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा है, कि वो प्रदेश का दौरा शुरू करेंगे, और उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, उनको भी साथ लेंगे। हालांकि अब इनको टिकट ही मिल रहा है मंडी से, तो ये बाकी जगह के लिए कितना टाइम दे पाएंगी। जैसा इन्होंने पहले कहा था कि उनको 6 विधानसभा उपचुनाव भी जिताने हैं प्रतिभा सिंह को, लेकिन अब अगर टिकट मिल गया कंगना के खिलाफ तो फिर मंडी से निकलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें लगी होंगी, सारी चीजें दांव पे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी कोशिश करेगी। जयराम ठाकुर के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि टिकट पर जो हाँ हुई थी वो उनको पूछ के ही हुई थी, और उसके बाद ये सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फाइट रहेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के आने के बाद अप्रैल का महीना जो सघन दौरों का रहने वाला है, और उसमें चुनाव में आगे क्या क्या होता है वो आगे चीजें चलेगी। निर्दलीय कैसे अटक गए हैं वो आज समझ आया जब गवर्नर ने मीडिया के साथ कुछ इंटरेक्शन किया। देखिए, शिव प्रताप शुक्ल जनरली मीडिया से कम बात करते हैं, लेकिन आज उन्होंने खुद बात करने के लिए बुलाया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ये 3 निर्दलियों का मामला है, ये इस मामले में उन्हें चिट्ठी आई थी इनकी तरफ से, और उन्होंने उस चिट्ठी पर 2 जो कोर्ट के ऑर्डर थे, एक कर्नाटक का और एक मध्य प्रदेश का, जिसमें यह कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष को तुरंत ऐसे मामलों में फैसला लेना है। अगर फिजिकली अपीयर होकर कोई एमएलए रिजाइन कर देता है तो स्पीकर को ये कर देना चाहिए, लेकिन उनके पास इस वक्त इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई औजार नहीं है, कोई शक्तियां नहीं है, क्योंकि ये स्पीकर की अथॉरिटी का मामला है। स्पीकर को ही ये सारी चीजें देखनी है। तो ये गवर्नर के स्तर का चीजें जो हैं वो स्टैंड क्या है वो क्लियर हो गया। जहां तक स्पीकर की बात है, स्पीकर ने इनको 10 अप्रैल की हियरिंग दे दी है, और इनको जिस तरह से विधानसभा की कमेटियों में कंटिन्यू रखा गया है, और जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा क्या, जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे और जो अब उपचुनाव में उतर गए हैं, उन्होंने जो करना था वो उनको उन कमेटियों से हटा दिया गया, और जो निर्दलीय हैं उनको कमेटियों में रखा गया। तो मतलब स्पीकर जो इस मूड में है कि जो फिलहाल सरकार 6 उपचुनाव लड़ ले, और जो 3 उपचुनाव हैं वो बाद में हो, ताकि इनका जो इस्तीफा स्वीकार करना है या नहीं करना है वो हम तब करें जब एटलीस्ट ये नोटिफिकेशन हो जाए, जो अभी उपचुनाव को लेकर 7 मई से शुरू होनी है। इन सारी चीजों को लेकर आगे क्या होगा वो तो क्योंकि जो निर्दलीय विधायक हैं वो भी चाहते हैं कि चुनाव अभी लड़े नरेंद्र मोदी के चुनाव के साथ, इसीलिए वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। जब कोर्ट में पिटीशन होगी तो हम उसकी अपडेट आपको आगे देंगे, लेकिन अभी ये लग रहा है कि जो 6 उपचुनाव हैं उनके साथ इनके उपचुनाव होते हुए दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रेजेंट स्टेटस में अगर कोर्ट भी जाते हैं तो भी वहां रिप्लाई ये होगा, विधानसभा का पहले नोटिस होगा, रिप्लाई ये होगा कि हमने इनको 10 अप्रैल को बुलाया है, और ये स्पीकर की जुरिस्डिक्शन है कि वो अकेले अकेले बात कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, ये पता करने के लिए कि कहीं
निर्दलीय विधायक किसी प्रेशर या दबाव में तो नहीं है। क्या उन्होंने अपने होशो हवास में ही इस्तीफा दिया है? यह चेक करना स्पीकर का क्षेत्राधिकार है और इस क्षेत्राधिकार के नाम पर वो स्पीकर जो हैं अप्रैल का पूरा महीना कटवा सकते हैं। और अगर अप्रैल का महीना कट गया तो अप्रैल जो मई में नोटिफिकेशन है वो अगर वो वैकेंसी घोषित नहीं हुई तो फिर वो उपचुनाव उसमें नहीं होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रहने वाला है। अगली अगर बात करें तो वो है अब जो बीजेपी का डैमेज कंट्रोल है उसकी बात, और वो इसलिए क्योंकि जैसा शुरुआत में पहली बार रिएक्शन हुआ था इनको कांग्रेस के बागियों को टिकट देने के बाद, वो रिएक्शन अब कम हो गया है। और कम इसलिए भी हो गया है क्योंकि डॉक्टर राजीव बिंदल और जयराम ठाकुर ने एक एक करके सबसे मिलके एटलीस्ट जो इरेटिक रिएक्शन होता है, नी जर्क रिएक्शन होता है, उसको तो फिलहाल रोक लिया है। अभी देखिए जो भाजपा जो नालागढ़ में लखविंदर राणा, गगरेट में राकेश कालिया और लाहौल स्पीति में डॉक्टर रामलाल मार्कंडे के अलावा बाकियों को नियंत्रित करने में सफल हो गई है। अभी ये दिख रहा है, बाद में क्या होता है वो भविष्य बताएगा। डॉक्टर रामलाल मार्कंडे की पहली बैठक कांग्रेस के साथ हो गई है और उस बैठक में उन्होंने क्या करना है, क्या कहा है, वो जो है आने वाले दिनों में पता चलेगा जब सारी चीज़ों को लेकर जो बात आगे बढ़ेगी। और जब ये बात आगे बढ़ेगी तो फिर पता चलेगा कि इसमें आगे क्या होने, क्या उनको कांग्रेस का टिकट मिलता है या वो निर्दलीय लड़ते हैं। ये अभी तक की सूचना ये है कि वो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी जब तक कंफर्म नहीं हो जाए तब तक हमें इंतजार करना है। बाकी सीटों की बात करें तो लखविंदर राणा कांग्रेस से पिछले चुनाव में बीजेपी में आए थे, अब वापस चले जाएं तो आप हैरानी ना करिए। उसी तरह से राकेश कालिया का भी सेम वही जो सेटअप था। लेकिन जो लोग मैटर करते हैं, फॉर एग्जांपल कुटलैहड़ में वीरेंद्र कंवर जो नाराज थे वो नाराज होंगे और हैं भी, लेकिन एटलीस्ट ये डिसीजन उनका नहीं है कि वो जो है वो दूसरी तरफ जाएंगे या कुछ इस तरह सी चीजें करेंगे, जो उन्होंने खुद भी क्लैरिफाई किया है। जहां तक राजेश ठाकुर हैं, वो आज चैतन्या की जो जनसभा थी उसमें आ गए थे और उन्होंने खुद भी वीडियो किया है कि पार्टी जो फैसला लेगी मैं उसके साथ हूं। और इसी तरह से रमेश धवाला को भी फिलहाल जो डॉक्टर राजीव बिंदल ने उनकी नब्ज देखी तो उसके बाद ऐसा तो अभी उनको थोड़ा आराम है। कब तक आराम है ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि धवाला जी को कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता, लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि डैमेज कंट्रोल का जो फॉर्मूला या जो कार्य योजना थी वो काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अभी वेट एंड वॉच की स्थिति इसलिए है क्योंकि जो 6 उपचुनाव होने हैं वहां पे चुनाव किसको लड़ाना है ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। चंडीगढ़ की बैठक में क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे और इन 6 सीटों के लिए कांग्रेस ने क्या प्लान किया है वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ कांग्रेस का जो कल का फैसला है उसकी भी आपको जानकारी देंगे। देखिए कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चंडीगढ़ में हुई और इस कमेटी की बैठक के बाद जो एक और बैठक इसके साथ होती है वो चुनाव से रिलेटेड मामलों को लेकर है। अब जो कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में प्रतिभा सिंह को बना लिया गया कि वो आप मंडी से चुनाव लड़ेंगी, उनके कुछ कंसर्न थे चुनाव खर्च और पैसे का इस्तेमाल को लेकर, उस संदेह को दूर किया गया। उनके प्रचार में क्या क्या चीजें होंगी उन संदेहों को दूर किया गया, उनसे बात की गई। और आज उन्होंने जब मीडिया के साथ हॉली लॉज में बात की तो पहले के मुकाबले काफी शांत थी और उन्होंने कंगना रनौत को बधाई दी, उनको टिकट दिया गया और उनका भी सम्मान करते हैं, चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो भी चुनाव प्रचार में आएंगे, इस तरह से कई बातें कही। मतलब प्रतिभा सिंह चुनाव अब लड़ने जा रही हैं, ये आप लगभग तय मानिए। फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने करना है अप्रोक्सीमेटली 7 अप्रैल को, उसके लिए तब तक क्या क्या नई चीजें ऐड होंगी वो आगे आपको पता चलता रहेगा। लेकिन 2 सीटों को लेकर नाम फाइनल हो गए हैं, मंडी से प्रतिभा सिंह और हमीरपुर से जो सतपाल रायजादा हैं जो ऊना से पहले विधायक भी रहे हैं। और बाकी जो 2 सीटें हैं शिमला और कांगड़ा, उनको लेकर चर्चा पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ चीजों का भी इंतजार भी किया जा रहा है। हो सकता है कोई जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, मान लो बीजेपी से किसी ने आना हो उपचुनाव के मामले में खासकर विधानसभा के, तो उसका भी इंतजार किया जा रहा हो। और यह भी कहा गया राजीव शुक्ला और हाईकमान की तरफ से कि जो 6 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उनमें पार्टी नजर रखे और वहां टिकट सिर्फ उस व्यक्ति को दिया जाए जिसमें जीतने की क्षमता हो। ये नहीं देखा जाए कि वो बीजेपी से आया है या कांग्रेस का मूल कार्यकर्ता है। मतलब अगर कोई बीजेपी से भी आया इस वक्त और जिसमें जीतने की क्षमता हो तो उसको भी कांग्रेस का टिकट दिया जा सकता है। ये अभी तक की डायरेक्शन वहां की कल की बैठक की है। इस बैठक में संगठन की तरफ से 3 लोग थे जिसमें प्रतिभा सिंह हैं, उसके बाद रामलाल ठाकुर हैं, कौल सिंह ठाकुर हैं और सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और
स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, और रेफरी की तरह, जो मैच रेफरी की तरह राजीव शुक्ला उसमें ऑलरेडी थे, सह प्रभारी बिट्टू जी भी साथ ही थे। इन सारी चर्चा और बैठक के बाद आगे किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी उस पर अब आगे देखना है, और किस तरह से बात आगे चलेगी उस पर देखना है। लेकिन ओवरऑल ये है कि आज जैसे कांग्रेस की तरफ से 2 बयान दिए गए, उसमें एक तो जगत सिंह नेगी का है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को जो 1500 दिए हैं और जो ओल्ड पेंशन है, इन 2 मुद्दों पर हिमाचल में चुनाव लड़ेगी, और जब चुनाव लड़ेगी तो फिर जो वोट है और जो लोग हैं वो कांग्रेस का साथ देंगे। इसी तरह से शिमला में जो बैठक थी उसको लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी शिमला संसदीय क्षेत्र की बूथ स्तर से शुरू होगी। ये जो संसदीय क्षेत्र के प्रभारी मंत्री हैं रोहित ठाकुर, इन्होंने बैठक के बाद ये बात कही है, और इन्होंने भी कहा कि ओल्ड पेंशन और जो महिलाओं के 1500 हैं इनको लेकर प्रचार किया जाएगा, और सारी जो प्लानिंग जैसे बनी है उस प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए पार्टी जो है वो काम करेगी। तो ये बातें अभी जो प्रचार में क्या क्या बातें आएंगी वो आ रही है। अब बात करते हैं कि जो बगावत के राज जो खुलने लगे हैं। आज देखिए धर्मशाला के जोरावर ग्राउंड में थे सुधीर शर्मा, इनके साथ कांगड़ा की पूरी भाजपा के सभी प्रमुख नेता थे किशन कपूर को छोड़कर, और जो विपिन परमार भी थे, और प्रदेश अध्यक्ष जो डॉक्टर राजीव बिंदल हैं वो भी गए थे। अब इन सारे समारोहों में सुजानपुर में राजेंद्र राणा आए, बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल आए, गगरेट में चैतन्य शर्मा आए, हमीरपुर में भी एक कार्यक्रम हुआ, और इन सारे नालागढ़ में भी कार्यक्रम हुआ जहां जयराम ठाकुर थे। हालांकि नालागढ़ में अभी चुनाव होगा कि नहीं, हमीरपुर में होगा कि नहीं, ये क्लियर नहीं है, लेकिन बाकी जगह जो है वो चीजें ठीक है। नालागढ़ में जो कार्यक्रम हुआ उसमें लखविंदर राणा नहीं आए, लेकिन जयराम ठाकुर गए हुए थे। जहां तक बात है जो महत्वपूर्ण चीजें हैं अब उनकी बात करते हैं। जो सुधीर शर्मा का कार्यक्रम था धर्मशाला में, तो सुधीर शर्मा बोलते बोलते जो है भावुक हो गए, आंखों से आंसू निकले, गला भी उनका बैठ गया, और बैठा गला इस बात पे कि उन्हें कहा गया कि सुधीर शर्मा बिकाऊ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुधीर शर्मा बिकाऊ है, ये बात उन्होंने कही। सुधीर शर्मा ने कहा कि यही जोरावर ग्राउंड था, जब पहली बार सीएम का यहां स्वागत हमने किया था तो मेरा हाथ झटक दिया था। अब देखना है लोगों ने कि हाथ झटका था, उसके बाद से पिछले 1 साल में क्या हुआ। और सुधीर शर्मा ने कहा कि जो अंतरात्मा की आवाज से फैसला किया गया चुनाव का, उसमें ईश्वर की इच्छा थी कि 34-34 जो विधायक हो जाएं, क्योंकि हमने तो वोट दिया था अंतरात्मा की आवाज से हर्ष महाजन को, जो प्रदेश हित में था, क्योंकि जिस कैंडिडेट को कांग्रेस ने दिया वो प्रदेश हित में नहीं थे। और जब हमने 34-34 बराबर कर दिया, उसके बाद भी जब पर्ची तो हमने नहीं निकाली, पर्ची से भी अगर हर्ष महाजन का नाम निकला तो ये ईश्वर की इच्छा थी कि 34-34 हो जाए, क्योंकि सरकार ज्यादा दिन की अब नहीं है। ये बात कही सुधीर शर्मा ने, और जब उन्होंने कहा कि वो बिकाऊ है तो उसके बाद उनका गला जो रौंद गया। उसके बाद जो चीजें थी वो आपके सामने है, आप वीडियो देख भी सकते हैं। लेकिन दूसरी बात जो इसके साथ, राजेंद्र राणा जब सुजानपुर पहुंचे आज के इस कार्यक्रम में, जितना कुछ हुआ उस कार्यक्रम में, तो उन्होंने भी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री या सरकार बनी तो सीएम का पहला बयान था कि 98% हिंदू जो क्या है विचारधारा है उसको हरा के हमने सरकार बनाई है। तो राणा ने कहा कि मेरी जो पहला जो एक जो चोट है दिल पर वो उस बयान से आई। उसके बाद राम मंदिर जाने के कार्यक्रम से सबको रोक दिया गया, ये दूसरी चीज थी। और भी कई बातें सबने अलग अलग कही। चैतन्य शर्मा जो गगरेट में थे, चैतन्य शर्मा ने कहा कि जब वो गगरेट इसी मैदान पे आए थे मुख्यमंत्री, और मैंने कहा था कि मैंने JOIT 817 की बात करनी है, तो मुझे कहा गया कि सार्वजनिक मंच से इस मसले को नहीं उठाना है। और इसी तरह से अच्छा, उनकी एक और पीड़ा थी कि असंवैधानिक तरीके से उनको बर्खास्त किया गया। असंवैधानिक तरीके से तो नहीं किया गया, जो व्यवस्था भी थी उसी तरह से किया गया है, क्योंकि जो एंटी डिफेक्शन लॉ में पार्टी विप जो है उसी तरह से एक्शन हुआ है। अगर इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन है मान लीजिए केवल राज्यसभा के वोट के लिए होती तो फिर उसको मान सकते थे कि वैसा है, लेकिन वैसा नहीं था। तो इस तरह की बातें सबने अलग अलग कही हैं। ये तो अभी शुरुआत है पूरी गेम की, अभी 2.5 महीने आगे लोगों के बीच रहना है। अभी बहुत सारी बातें निकलेंगी, बहुत सारी बातें दोनों तरफ से कही जाएगी। सरकार कुछ कहेगी, जो लोग कांग्रेस से निकल गए वो कुछ और बातें कहेंगे। लेकिन इस चुनाव में जैसा कि लोकसभा का चुनाव पहले होता रहा है वैसा ये चुनाव नहीं होगा, और इस चुनाव में बहुत सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग चलेंगी। वो और
पूरे प्रचार के दौरान ये ध्यान रखने वाली ये बात है, जैसा कि सुप्रिया श्रीनेत और एच.एस. अहीर या कोई दिलीप घोष जो बंगाल वाले हैं उनको लेकर हुआ, जिसमें नोटिस चुनाव आयोग ने भी कर दिया बाद में, हिमाचल में भी लगभग इसी तरह की स्थितियां आने वाली हैं। इसीलिए जो वर्कर हैं उनको भी, जो बाकी लोग हैं उनको भी ये संयम रखने की जरूरत है, एटलीस्ट भाषा पे, सोशल मीडिया के कमेंट्स में, क्योंकि जब चुनाव से पहले जब आस्थाएं निष्ठाएं बदलती हैं तो माहौल बहुत खराब होता है। और अभी भी इवन भाजपा में भी हो चाहे कांग्रेस में भी हो, इनके जो अपने कार्यकर्ता हैं, जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, उनके दोनों में कुछ समझ नहीं आ रही दोनों को कि ये चल क्या रहा है, और दोनों ही कंफर्टेबल नहीं हैं जो स्थितियां अभी हमारे सामने हैं। लेकिन कुछ तो वजह रही होगी, ऐसे ही कोई जिसको कहते हैं कि 4 साल 3 साल की विधायकी को छोड़ता नहीं है, 3 साल की विधायकी को रिस्क पे भी नहीं लेता। तो आने वाले दिनों में ये चीजें आएंगी, बाहर आएंगी, और उसके बाद फिर जो लोगों को तय करना है कि उन्होंने क्या करना है, और जनता की अदालत ये फैसला करेगी कि भविष्य जो है इस हिमाचल का क्या होगा। जहां तक बात अदर देन पॉलिटिकल मामलों की है, तो पहले बात कर देते हैं टीजीटी की फाइल की। और टीजीटी की फाइल जो है इलेक्शन कमीशन को अब भेज दी गई है, और इस फाइल को पहले चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसमें लगाया गया था 27 मार्च 2024 को, और उसके बाद वहां से आने के बाद इसको भेज दिया गया है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिल्ली जाएगा ये मैटर। 1028 जो बैच वाइज टीजीटी हैं उनको पोस्टिंग के लिए, क्योंकि इनका रिजल्ट पहले घोषित कर दिया गया था, अब इनको सिर्फ पोस्ट करना है, उसके लिए परमिशन मांगी गई है। जहां तक बाकी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, जेबीटी और इसमें शास्त्री में, तो अभी हाई कोर्ट से वो नहीं निकला। जब हाई कोर्ट से निकलेगा तो उसके बाद हम उसमें कुछ कह पाएंगे कि उनके मामले में क्या होता है, और उनको लेकर जो अपॉइंटमेंट के ऑर्डर हैं उनको लेकर चीजें क्या होती है। हालांकि जो एक्सपीरियंस है यहाँ पे अफसरशाही का भी और बाकी सारी चीजों का भी, उसमें एक चीज को लेकर बड़ी क्लैरिटी है कि जब जो एजुकेशन के मामले में इस तरह की परमिशन मिल जाती है, अगर यहां से भेजेंगे तो ये परमिशन आ भी जाएगी, और इसका इंतजार अब लोग करेंगे। दूसरी बात है जो अब किसको पेंशन मिलेगी, खासकर शीला देवी के केस के बारे में, जो पिछले कल बैठक थी जिसको हम लगातार एक्सक्लूसिवली इसको फॉलो करते रहे हैं। इस तरह के मामलों को, खासकर जो सीनियोरिटी के मैटर हैं या जो कॉन्ट्रैक्ट सर्विस से आगे जो बेनिफिट है उनसे रिलेटेड मैटर हैं। देखिए, मुख्य सचिव ने एक कमेटी बनाई थी फाइनेंस सेक्रेटरी देवेश कुमार की अध्यक्षता में। इसमें जो कार्मिक विभाग के सचिव डॉक्टर अमनदीप गर्ग और स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस और पर्सनल को मेंबर सेक्रेटरी लगाया गया था, और इसकी कल एक बैठक हुई। बैठक स्पेसिफिकली शीला देवी वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी के मामले को लेकर थी, जो आयुर्वेद विभाग का एक मामला था, जिसमें ये ऑर्डर है कोर्ट का कि जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है वो पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट की जाएगी अगर कर्मचारी को कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्टली रेगुलर किया गया है विदाउट ब्रेक इन सर्विस। तो उस मामले में हिमाचल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन में हारने के बाद सरकार ने एक कोशिश की थी कि पीएस पटवालिया को दोबारा से रेफरेंस भेज के कि इस फैसले को लागू करने से बचने का कोई तरीका ढूंढा जाए, लेकिन वो नहीं निकला तरीका। अब कोर्ट की मजबूरी में, फैसले की मजबूरी में जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो इसको लागू करने को लेकर यह बैठक कल हुई थी। बैठक में फाइनेंस सेक्रेटरी ने इस फैसले को लागू करने के लिए गाइडलाइन बनाने के निर्देश दिए हैं। अब गाइडलाइन का मतलब यह होगा कि जिन कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की वजह से रेगुलर सर्विस 10 साल पूरी नहीं हो पाई थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट सर्विस मिला के अगर 10 साल पूरी हो रहे हैं तो उनको ओल्ड पेंशन मिल जाएगी। ये सबसे बड़ी राहत की बात है। और ओल्ड पेंशन इस तरह से मिलेगी, देखिए मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दूं। ओल्ड पेंशन मिलेगी किस तरह से? ये ओल्ड पेंशन इस तरह से मिलेगी कि मान लीजिए किसी कर्मचारी ने कॉन्ट्रैक्ट पे 8 साल लगाए, उसके बाद 8 साल ही रेगुलर लगाए, टोटल 16 साल की सर्विस हो गई, लेकिन 10 साल रेगुलर क्वालिफाइंग सर्विस नहीं हुई, तो इसी कारण उसको पेंशन नहीं लगी। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट की भी काउंट की जाएगी और फिर रेगुलर भी काउंट की जाएगी, तो 16 साल हो जाएंगे, पेंशन लग जाएगी। उसी तरह से जिनके 5 साल रेगुलर सर्विस थी और 5 या 6 साल या 10 साल से कम मान लीजिए रेगुलर सर्विस थी, उनको भी जो पेंशन
पेंशन है अब वो मिल जाएगी। इसके लिए एक फॉर्मेट बन रहा है, फॉर्मेट के अनुसार फिर इन कर्मचारियों से ऑप्शन मांगा जाएगा। ऑप्शन के लिए 8 से 10 हफ्ते का समय सरकार दे सकती है। जैसे ही ये फॉर्म निकलेगा, ऑप्शन निकलेगा, हम इसकी जानकारी आपको जरूर देंगे और उसी अनुसार फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। खासकर जो कर्मचारी रिटायर हो गए हैं बिना पेंशन के, क्योंकि उनको ना एनपीएस मिला ना ओपीएस मिला और अब जो है उनको ओल्ड पेंशन मिलने की संभावना इस फैसले के बाद है। अंतिम बात जो है वो है एरियर 6% ब्याज को लेकर, और सरकार को अब ब्याज के साथ एरियर देने का रिस्क इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि कोर्ट से बार बार इस मामले में फैसले आ रहे हैं। लेटेस्ट फैसला है जो पेंशनर कल्याण एसोसिएशन है राज्य सचिवालय की, उनको लेकर जो ये जस्टिस सत्येन वैद्य है, इनके कोर्ट से फैसला आया है कि छठे वेतन आयोग का जो वित्तीय लाभ है वो 6% ब्याज के साथ इनको अदा किया जाए। ये ऑर्डर है कोर्ट से। इससे पहले कुछ ऑर्डर पहले भी आए हैं, कुछ ब्याज के साथ थे, कुछ बिना ब्याज के थे, लेकिन सरकार ने अभी तक इनमें सिर्फ रिप्लाई फाइल किए हैं। रिप्लाई फाइल करने के बाद भी ये ऑर्डर आ गया। अब देखिए इसको कितना लेट टालेंगे। मान लीजिए अभी तो इलेक्शन है, इलेक्शन जब खत्म होगा तो उसके बाद एग्जीक्यूशन पिटीशन लग जाएगी, कंटेम्प्ट पिटीशन भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को टालना बड़ा लंबे समय तक संभव नहीं है। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के मामले में देनदारी अब दोनों तरफ से पड़ रही है, शीला देवी वाले मामले में पेंशन के लिए और ताज मोहम्मद वाले मामले में सीनियोरिटी और बाकी फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, तो इसको भी रोकना मुश्किल होगा। इसीलिए आने वाले दिनों में सरकार को इन मामलों को गंभीरता से लेकर इनका कोई रास्ता निकालना होगा। ये आज के कुछ प्रमुख मसले थे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई क्वेरी है, कमेंट है, तो इसी कमेंट बॉक्स में प्लीज डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।